हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम अप्रोचेस टू द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल साइंस पढ़ने वाले हैं। यानी कि पॉलिटिकल साइंस को पढ़ने के लिए कौन कौन सी अप्रोचेस को अपनाया गया। वेल, मोटा अगर हम देखें तो अप्रोचेस को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। एक है ट्रेडिशनल अप्रोच और एक है मॉडर्न अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच वो अप्रोचेस हैं जो वर्ल्ड वॉर 2 तक हम लोगों ने यूज करी पॉलिटिकल साइंस को स्टडी करने के लिए। और मॉडर्न अप्रोचेस वो है जो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद हम लोगों ने स्टार्ट करी यूज करनी पॉलिटिकल साइंस को पढ़ने के लिए। ठीक है। अब बेसिक हमें ये जानना है कि हमें मॉडर्न अप्रोचेस की जरूरत पड़ी ही क्यों। जब हमारे पास ट्रेडिशनल अप्रोच थी पहले से, तो हमने मॉडर्न अप्रोच को क्यों अपनाया। इसके लिए हमें दोनों के अंदर डिफरेंस जानना होगा। यानी कि ट्रेडिशनल अप्रोचेस में कुछ ना कुछ हमें कमी लगी होगी, तभी हम लोगों ने मॉडर्न अप्रोचेस को यूज करना स्टार्ट किया, राइट। तो बेसिकली ट्रेडिशनल अप्रोच को क्रिटिसाइज किस लिए किया जाता है कि इसमें फिलोसफी ज्यादा मेन रोल, इसमें फिलोसफी का सबसे ज्यादा बड़ा रोल है। बेसिकली इसमें साइंटिफिक कोई मेथड यूज नहीं होता है जिससे हम प्रूव कर सके कि हमने जो भी अपनी स्टेटमेंट दी या जो भी हमने अपनी थ्योरी दी वो सही है मोरली या नहीं है। ठीक है। ट्रेडिशनल अप्रोच में बेसिकली हम हिस्ट्री और फिलोसफी और लॉ और इंस्टीट्यूशंस के बारे में पढ़ते हैं। वहीं पर ही मॉडर्न अप्रोचेस में हम बिहेवियर और साइंटिफिक स्टडी के बारे में पढ़ते हैं। ट्रेडिशनल अप्रोच में वैल्यूज पे सबसे ज्यादा फोकस है कि ये चीज सही है या ये चीज गलत है। इस पे हम ज्यादा फोकस करते हैं और इसी को ही हम नॉर्मेटिव इन नेचर बोलते हैं। और वहीं एम्पेरिकल अप्रोचेस फैक्ट्स पे बेस्ड है और लॉजिक पे बेस्ड है, और इसी को हम एम्पेरिकल इन नेचर बोलते हैं। ओके। ट्रेडिशनल अप्रोचेस इस पे फोकस करती है कि व्हाट ought टू बी या व्हाट शुड बी, यानी कि मोरली क्या होना चाहिए। ट्रेडिशनल अप्रोच बस इसकी बात करती है। वहीं मॉडर्न अप्रोचेस ये बात करती है कि व्हाट इज, यानी वो ये नहीं बोलती कि क्या होना चाहिए। हम सबको पता है कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, पर एक्चुअल में रियल लाइफ में वैसा नहीं होता। रियलिटी कुछ और होती है। तो मॉडर्न अप्रोचेस फोकस करती है व्हाट इज पे। ओके। नाउ ट्रेडिशनल अप्रोचेस और मॉडर्न अप्रोचेस में कई डिफरेंट टाइप्स ऑफ अप्रोचेस आती हैं। ट्रेडिशनल अप्रोचेस में चार मेन टाइप की अप्रोचेस हैं जिनको हम एक एक करके अब इस वीडियो में पढ़ेंगे। पहली है फिलोसफिकल अप्रोच। बेसिकली ये मोरल रीजनिंग से कंसर्न्ड है। इसमें मोरल रीजनिंग की बहुत बात होती है। Politics is studied as an extension of moral philosophy, focusing on question of right and wrong, good and evil, and the ultimate purpose of political life. Philosophy जानते हो ना हम। फिलोसफी में थियोरिटिकल बात करते हैं क्या होना चाहिए, क्या सही है क्या गलत है। फिलोसफी में हम इस पे फोकस नहीं करते कि हमें वो प्रूव करके दिखाना है कि वो कैसे गलत है कैसे सही है। हम बस बात करते हैं कि ये सही है ये गलत है, ये होना चाहिए ये नहीं होना चाहिए। फिलोसफिकल अप्रोच पॉलिटिकल साइंस को उसी वे में समझती है। It aims at evolving standards of right or wrong for the purpose of critical evaluation of existing institutions, laws and policies. ये जो पर्टिकुलर टाइम के अंदर जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं, जो भी लॉज हैं, जो भी पॉलिसीज बनाई गई हैं, वो उसको इवेलुएट करती है कि वो सही है या नहीं है। फिलोसफिकल अप्रोच। और फिलोसफिकल अप्रोच में हम रीजनिंग लॉजिक और क्रिटिकल रिफ्लेक्शन के ऊपर हम रिलाई करते हैं। वहीं पर एम्पेरिकल अप्रोच में हम डेटा या साइंटिफिक मेथड पे रिलाई करेंगे। फिलोसफिकल अप्रोच में हम डेटा को यूज नहीं करते हैं, लॉजिक को और क्रिटिकल रिफ्लेक्शन को यूज करते हैं। और फिलोसफिकल अप्रोच बेसिकली जो हमारे क्लासिकल पॉलिटिकल थिंकर्स थे लाइक सोक्रेटिस, प्लेटो, एरिस्टोटल, मैकियावेली, कांट, होब्स, हीगल, इन लोगों ने वो यूज करी है। नेक्स्ट हमारी ट्रेडिशनल अप्रोचेस में आती है हिस्टोरिकल अप्रोच। हमारी हिस्टोरिकल अप्रोच एग्जामिन करती है पॉलिटिकल सिस्टम को हिस्ट्री के थ्रू। बेसिकली हिस्ट्री में
कैसे इवॉल्व हुई चीजें, उसके बेसिस पे पॉलिटिकल साइंस को समझा जाता है. It emphasizes the importance of understanding the historical context in which political phenomena emerge, develop, and evolve. This approach seeks to trace the causes of political phenomena and their effects over time. यानी कि जो भी पॉलिटिक्स में हमारी चल रहा है आजकल, वो क्यों हुआ, वो कहाँ से आया, उसका ओरिजिन कहाँ से हुआ, वो चेंज किस लिए आया, वो हमारी हिस्ट्री में होगा. तो हिस्टोरिकल अप्रोच वो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पूरा पढ़ती है और फिर वो जानती है कि ये पॉलिटिकल फिनोमेना जो अभी प्रिवेलेंट है हमारी सोसाइटी में, उसका ओरिजिन कैसे हुआ, वो क्यों आया और वो क्यों अभी चल रहा है हमारी सोसाइटी के अंदर. हिस्टोरिकल अप्रोच उस हिस्ट्री को पढ़ती है बेसिकली. This approach seeks to trace the causes of political phenomena and their effects over time. जैसे कि जो हमारी लिबर्टी और इक्वालिटी आज के टाइम पे इतने बड़ी एक आइडियोलॉजीज है जो ऑलमोस्ट हर कंट्रीज फॉलो करती है या करना चाहती है, वो बेसिकली फ्रेंच रिवॉल्यूशन से आई है. तो हमारी हिस्टोरिकल अप्रोच लिबर्टी और इक्वालिटी को हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से समझेगी और फ्रेंच रेवोल्यूशन तक जाएगी कि फ्रेंच रेवोल्यूशन में ऐसा क्या हुआ कि ये दोनों आइडियोलॉजीज आई वहां से, इनका ओरिजिन हुआ. By studying how political system evolved differently across countries, historical approach provides basis for comparative political analysis. बेसिकली हिस्टोरिकल अप्रोच के थ्रू हम कंपेयर करते हैं कि आज ये पर्टिकुलर आइडियोलॉजी हमारी सोसाइटी में है और हिस्ट्री में ये कहाँ से ओरिजिन हुआ, उनके बीच में हम कंपेयर करते हैं. एंड इट इज यूज्ड बाय थिंकर्स लाइक हीगल, कार्ल मार्क्स, सेबाइन. इन थिंकर्स ने इस हिस्टोरिकल अप्रोच को अपनी थ्योरीज देने में यूज किया है. हिस्टोरिकल अप्रोच को क्रिटिसाइज भी किया जाता है. क्यों? क्योंकि ये बोलती है कि पास्ट बहुत ही कम गाइड है कि वो जो आजकल हमारी सोसाइटी में प्रिवेलेंट है क्राइसिस, उनको रिजोल्व नहीं कर पाएंगे. हम बेफालतू में अपना टाइम वेस्ट करते हैं हिस्टोरिकल हिस्ट्री में वापस जाने के लिए, जबकि आज की प्रॉब्लम्स नहीं है और हिस्ट्री में जो प्रॉब्लम्स आई थी वो बिल्कुल अलग थी. देन कम्स लीगल अप्रोच. इट अंडरस्टैंड पॉलिटिक्स इन टर्म्स ऑफ लॉ. इस पे लॉ में फोकस होता है, लीगली क्या चीज सही है, क्या चीज सही नहीं है, इस पे फोकस करके हम पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस और हर चीज को समझते हैं. इट फोकस ऑन द स्टडी ऑफ लॉज, लीगल सिस्टम्स, फॉर्मल रूल्स दैट गवर्न पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस एंड सोसाइटी. हमारा जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस है, हमारी गवर्नमेंट, लेजिस्लेचर, जुडिशरी, हमारी सोसाइटी है, उसमें क्या क्या लॉज हैं, क्या क्या रूल्स हैं जिनके थ्रू गवर्न किया जाता है हमारी सोसाइटी को, हमारी कंट्री को, ये उन लॉज को स्टडी करती है लीगल अप्रोच. इट इज इन एडवोकेट इन अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल प्रोसेस विच ऑपरेट आउटसाइड लीगल फ्रेमवर्क. बेसिकली ये अप्रोच कंप्लीट नहीं है क्योंकि जो जो चीजें लॉ के बियॉन्ड होती हैं, लीगली जो नई चीजें नहीं है, उसके आउटसाइड ऑफ द बॉक्स है, ये उन चीजों को स्टडी नहीं करती है. ये सिर्फ लीगल फ्रेमवर्क के अंडर जो जो चीजें आ गई ना, सिर्फ उन्हीं को देखती है, उसके बाहर जो आएंगी उनको नहीं देखेगी. तो इसलिए हम इसको इन एडवोकेट या इनकम्प्लीट मानते हैं इस अप्रोच को. This approach studies courts, legislatures, and other institutions responsible for creating, interpreting, and enforcing laws. Constitutions are central to this analysis as they define the fundamental legal framework of a political system. Basically, लीगल अप्रोच है तो लॉ पे फोकस होगा और लॉ किस में होता है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर होता है. तो कॉन्स्टिट्यूशन को सेंटर में रखा जाता है और फिर एनालिसिस अपने दिए जाते हैं इसमें. The legal approach views political institutions and their laws as primary shaping the behavior of individuals and groups within society. Legal approach ये कहती है कि जो हमारे political institutions हैं और जो laws हैं उनके, वो रिस्पॉन्सिबल है हमारे इंडिविजुअल, हमारी सोसाइटी, हमारे जो लोग हैं उनको शेप करने में, उनके थॉट्स को शेप करने में, उनके बिहेवियर को शेप करने के लिए. ये लॉज को रिस्पॉन्सिबल मानते हैं हर चीज के लिए. पर इस अप्रोच का एक क्रिटिसिज्म भी है कि इसके अंदर सोशल, इकोनॉमिक और जो कल्चरल फैक्टर्स हैं
जो हमारी पॉलिटिक्स को, हमारे पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस को, हमारे लोगों को जो अफेक्ट करते हैं, ये उनको कंसिडर नहीं करता, ये सिर्फ लॉज को कंसिडर करते हैं। पर हमारे सोसाइटी में कितनी और चीजें होती है, हमारा कल्चर, हमारी इकोनॉमिक सिचुएशन, हमारे हमको ये सारी चीजें भी अफेक्ट करती हैं, पर ये अप्रोच उनको कंसिडर नहीं करती, सिर्फ लॉज को कंसिडर करती है। तो ये इसका एक ड्रॉबैक है। और लास्ट में हमारी आती है एक इंस्टीट्यूशनल अप्रोच, ये हमारी लास्ट ट्रेडिशनल अप्रोच है। इंस्टीट्यूशनल अप्रोच फोकस करती है पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस पर। जैसे कि पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस में क्या क्या आता है, हमारी गवर्नमेंट, लेजिस्लेचर, कोर्ट्स एंड ब्यूरोक्रेसीज। It examines how these institutions are structured, how they function, and how they influence political behavior and outcomes. अब ये गवर्नमेंट, लेजिस्लेचर, कोर्ट्स, ब्यूरोक्रेसीज जो एज अ इंस्टीट्यूशन है, वो कैसे बनाए गए हैं, वो कैसे फंक्शन करते हैं, ये उस पे फोकस करती है अप्रोच। ये बोलती है कि जो हमारी गवर्नमेंट है, या हमारी ब्यूरोक्रेसी है, या हमारी जुडिशरी है, वो जिस तरीके से फंक्शन कर रही है, या जिस बेस पे वो बनाई गई है, वो अफेक्ट करता है हमारे पॉलिटिकल बिहेवियर को। जो पॉलिटिकली आउटकम्स निकलते हैं, उनको अफेक्ट करती हैं ये चीजें। The institutional approach typically emphasizes how institutions influence individual and group behavior rather than reverse. अब ये अप्रोच बोलती है कि जो इंडिविजुअल का बिहेवियर होता है, किसी भी इंसान का जो बिहेवियर है, उसको ये इंस्टीट्यूशंस अफेक्ट करते हैं। यानी हमारे इंस्टीट्यूशंस, हमारी गवर्नमेंट कैसे वर्क कर रही है हमारी कंट्री में, उससे हमारे इंडिविजुअल्स को फर्क पड़ता है, और उससे उनके बिहेवियर को अफेक्ट पहुंचता है। ये नहीं बोलते कि हमारे लोग जिस तरीके से बिहेव कर रहे हैं, उससे हमारी गवर्नमेंट में चेंजेस आएंगे। नहीं, ये बोलती कि हमारी गवर्नमेंट जैसे बिहेव कर रही है, उससे नॉर्मल लोकल सिटीजन्स में बिहेवियर में चेंज आएंगे। The institutional approach typically emphasizes how institutions influence individual and group behavior rather than the reverse. It focused too much on formal structures, neglecting informal practices and cultural influences. इस अप्रोच का भी बाकी अप्रोचेस की तरह ड्रॉबैक है, और वो क्या है कि ये बस फॉर्मल स्ट्रक्चर पे फोकस करती है कि गवर्नमेंट कैसे बनी है, वो कैसे फंक्शन करती है, उससे ही सारी चीजें अफेक्ट होंगी। ये बाकी जो इनफॉर्मल चीजें हैं, जो हमारा कल्चर है, हमारी सोशल इकोनॉमिक जो वैल्यूज है, जो सिचुएशंस है, उस पे ये फोकस नहीं करती। It ignored broader social economy and psychological factors affecting politics. तो ये हमारी सारी थी ट्रेडिशनल अप्रोचेस। नेक्स्ट हम आते हैं हमारी मॉडर्न अप्रोचेस के अंदर। ये भी तीन टाइप की मेनली हैं हमारी, जिसमें पहली है बिहेवियरल अप्रोच। बिहेवियरल अप्रोच अब क्या बोलती है, instead of analyzing constitutions, laws, or institutions, this approach studies how individuals and groups actually behave in political settings, like voting, protesting, lobbying, or decision making. अब हमारी जो ट्रेडिशनल अप्रोचेस थी, वो लॉज पे, इंस्टीट्यूशंस पे, कॉन्स्टिट्यूशन पे, इन सब के ऊपर फोकस करती थी कि इनसे इंडिविजुअल को बिहेवियर पे अफेक्ट पड़ता है। वही बिहेवियरल अप्रोच क्या कहती है, नहीं, हम इंस्टीट्यूशन पे फोकस नहीं करेंगे, हम फोकस करेंगे कि इंडिविजुअल कैसे बिहेव करता है, ग्रुप ऑफ पीपल कैसे बिहेव करते हैं, जैसे कि वो वोटिंग में कैसे बिहेव करते हैं, प्रोटेस्टिंग, लॉबिंग, डिसीजन मेकिंग, इसमें कैसे बिहेव करते हैं, और थ्रू वोटिंग, प्रोटेस्टिंग, डिसीजन मेकिंग, वो कैसे इंस्टीट्यूशंस में डिफरेंस लेके आते हैं। ये अप्रोच रिवर्स इंजीनियरिंग यूज करती है ट्रेडिशनल अप्रोच की कंपैरिजन में। It relies on observable and measurable data collected through surveys, experiments. ये important है, surveys, experiments, interviews and statistical analysis. जो हमारी ट्रेडिशनल अप्रोच थी, वो थियोरिटिकली बातें करती थी, जैसे बैठे उन्होंने एनालाइज किया, बस पेपर पेन पे एनालाइज किया और अपनी एक थियोरी दे दी। वहीं पर ही बिहेवियरल अप्रोच ऐसे काम नहीं करती है, वो सर्वेज यूज करती है, एक्सपेरिमेंट यूज करती है, इंटरव्यूज, स्टेटिस्टिकल एनालिसिस, ये सारी चीजें, ये डेटा यूज करती है, और फिर वो अपनी थियोरी देती है कुछ काम में। मतलब वो बेसिकली साइंटिफिक मेथड यूज करती है कंक्लूजन पे आने के लिए। वो आपको फैक्ट्स देगी और बताएगी कि ये चीजें एक्चुअल में हो रही हैं, और फिर हम इस कंक्लूजन पे आए हैं इन फैक्ट्स को यूज करके। मॉडर्न अप्रोचेस में यहाँ डिफरेंस आ जाता है।
The goal is to make political science more scientific and objective. बिहेवियरल अप्रोच का मेन फोकस है कि ये पॉलिटिकल साइंस को ज्यादा साइंटिफिक और ऑब्जेक्टिव बनाना चाहती है, कि हम साइंटिफिक मेथड यूज करें, हम रियलिटी पे फोकस करें कि क्या है ग्राउंड पे एक्चुअल में. Researchers look for patterns in behavior of identity, trends, and make generalizations such as why people vote in a certain way or how public opinion influences policies. ये बेसिकली पैटर्न देखते हैं बिहेवियर के अंदर लोगों में, कि लोग वोटिंग किस तरीके से कर रहे हैं, क्या बिहेवियर है उनका, कैसे वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, किन बातों पे वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं. वो इन सब चीजों को एनालाइज करते हैं और फिर वो बताते हैं कि अब जो हमारी पब्लिक ओपिनियन है वो कैसे हमारी पॉलिसीज पे इफेक्ट डाल रही है, कि पॉलिसीज को कैसे बदला जा रहा है. फॉर एग्जाम्पल, अभी जो सीए लेके आए या फिर जो फार्मर प्रोटेस्ट चल रहा है वो कैसे हमारी पॉलिसीज पे इफेक्ट डाल रहा है. ये बिहेवियरल अप्रोच ऐसे काम कर रही है. It basically bridges the gap between theory and practice by focusing on how politics works in reality. अब ये बेसिकली ट्रेडिशनल अप्रोच की थ्योरी भी लेती है, और जो हमारा साइंटिफिक मेथड है, यानी जो डेटा है जो उन थ्योरी को प्रूव कर सके, उन सबको मिला के जो पॉलिटिक्स रियलिटी में जैसे वर्क कर रही है उसको बताती है बिहेवियरल अप्रोच. सेकेंड मॉडर्न अप्रोच है हमारी पोस्ट बिहेवियरल अप्रोच. The post-behavioralism approach to political science emerged in late 1960s as a critique and response to behavioral approach. अब बिहेवियरल अप्रोच तो आ गई थी और हमें वो ठीक भी लग रही थी कि साइंटिफिक मेथड यूज कर रही है, फैक्ट्स यूज कर रही है, तो सही वो रियलिटी बता रही है बेसिकली हमें, तो उसमें क्या गलत है, वो तो सही है. नहीं, पर उसमें कमी थी. तब आई हमारी पोस्ट बिहेवियरल अप्रोच, और उसमें कमी क्या थी? While behavioralism sought to make political science more scientific and objective, post-behavioralism argued that this focus on data and methodology often ignored real-world problems and need for political science to be relevant to the society. पोस्ट बिहेवियरलिज्म बात करती है कि बिहेवियरल जो अप्रोच थी वो ज्यादा साइंटिफिक हो गई थी, ज्यादा ऑब्जेक्टिव हो गई थी, और वो रियल वर्ल्ड जो प्रॉब्लम्स चल रही है ना उनको इग्नोर कर रही थी. तो उसके अगेंस्ट में आई पोस्ट बिहेवियरल अप्रोच. Unlike behavioralism, which aimed to be value neutral, post behavioralism recognizes that all research is influenced by values and that scholars should openly address them. अब पोस्ट बिहेवियरलिज्म और बिहेवियरलिज्म में सबसे बड़ा डिफरेंस जो आता है वो आता है हमारे वैल्यूज का ही. बिहेवियरलिज्म में वैल्यूज पे फोकस बिल्कुल नहीं किया गया है, उसमें सिर्फ डेटा के ऊपर फोकस किया गया है कि हमारे आगे जो डेटा रखा हुआ है हम सिर्फ उसी के बेसिस पे एनालाइज करेंगे और वो कुछ थियोरी नहीं देखेंगे. वही पोस्ट बिहेवियरल अप्रोच क्या बोलती है कि हम डेटा तो देखेंगे, हम साइंटिफिक मेथड भी यूज करेंगे, पर हम साथ में वैल्यूज को भी लेके आएंगे उसके अंदर, और फिर हम डिसाइड करेंगे कि क्या चीज सही है और क्या चीज सही नहीं है. Political science should not just study the world but also aim to improve it. बिहेवियरल में क्या कर रहे थे? डेटा इकट्ठा किया, स्टडी किया, एनालाइज किया, कंक्लूजन दे दिया. अब उसके आगे कुछ नहीं. पोस्ट बिहेवियरल क्या कहती है? डेटा लो, वैल्यूज लो, एनालाइज करो, कंक्लूजन दो, और साथ में ये भी बताओ कि आगे हम क्या कर सकते हैं उस सिचुएशन को और इम्प्रूव करने के लिए. Research should inspire policies and actions that promote social change and solve problems. Promote social change and solve problems. पोस्ट बिहेवियरलिज्म कहती है कि रिसर्च इंस्पायर करे हमारी पॉलिसीज को, हमारे एक्शंस को, कि वो सोशल चेंज लेके आए और जो प्रॉब्लम्स चल रही है उन्हें सॉल्व करे. Post behavioralism encourages drawing philosophy, ethics, history, and other disciplines to better understand political phenomena. ये कहती है कि आप हर तरीके के जो कंपोनेंट्स है, फिलोसफी, एथिक्स, हिस्ट्री और जितने भी डिसिप्लिन है उन सबको इकट्ठा करके लेके आओ और फिर पॉलिटिकल फिनोमेना को पढ़ो ताकि हमें एक बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल सके इससे. Relevance and action was a common theme, emphasizing that political science should be both, this is important, political science should be both meaningful and useful to the society.
बेसिकली पोस्ट बिहेवियरल अप्रोच अपनी स्टडी को, अपने वे ऑफ अप्रोच को रेलेवेंट बनाना चाहती है कि हम जो करंट प्रॉब्लम्स हमारे वर्ल्ड के अंदर चल रही है उनको रिजॉल्व करने की भी पावर रखते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट अप्रोच जो मॉडर्न अप्रोच में आई वो है हमारी मार्क्सियन अप्रोच। ये बेसिकली मार्क्स के आइडियाज से हमने ली है। मार्क्स को हम फर्दर किसी वीडियो में अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे, बट अभी हम थोड़ा देख लेते हैं, एक ब्रीफ ओवरव्यू हम ले लेते हैं मार्क्सियन अप्रोच का। इट ड्रॉज रिलेशनशिप बिटवीन इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिक्स। बेसिकली मार्क्स जो हमारे थे थिंकर, वो पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स को इंटर रिलेट करके स्टडी करते थे और फिर अपनी थियोरीज और अपने कंक्लूजन्स वो देते थे। तो मार्क्सियन अप्रोच भी वही करती है, वो क्या करती है, पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक को कंबाइन करके फिर वो पॉलिटिक्स इंस्टीट्यूशंस को स्टडी करती है। इट challenges traditional theories like democracy, capitalism that portray the state as neutral। अब जो डेमोक्रेसी और कैपिटलिज्म थे उनमें ये बात होती है कि हमारा स्टेट जो है, हमारी गवर्नमेंट है या जो हमें रूल कर रहा है वो बेसिकली न्यूट्रल है, वो किसी की तरफ बायस्ड नहीं है, और वो जो भी पॉलिसीज ला रहे हैं, वो जो भी एक्शंस ले रहे हैं वो हमारी सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल है। वही मार्क्सियन अप्रोच स्टेट को कैसे देखता है, इट सी स्टेट एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्लास ऑपरेशन, मेंटेनिंग द डोमिनेंस ऑफ द रूलिंग क्लास। मार्क्सियन अप्रोच स्टेट को बोलता है कि स्टेट एक जरिया है क्लास ऑपरेशन का, यानी कि जो क्लास जो रूल कर रही है, जो कि उस वक्त स्टेट के अंदर है, गवर्नमेंट के अंदर है, जो क्लास वो अपनी डोमिनेंस बनाने की कोशिश कर रही है और दूसरी क्लास को ऑप्रेस करने की कोशिश कर रही है। मार्क्सियन अप्रोच स्टेट को बायस्ड देखता है कि जो पावर में है वो ऑप्रेस कर रहा है दूसरी अपोजिशन क्लास को। It says that every society is built on an economic base, which include how people produce things and how resources are distributed। मार्क्सियन अप्रोच के अंदर सोसाइटी को एक बेस की तरह देखा जाता है जो कि इकोनॉमिक इन नेचर है, यानी कि उसमें वो देखता है कि सोसाइटी में बेसिकली लोग हैं जो कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं, कुछ चीजें प्रोड्यूस कर रहे हैं, और उन लोगों के पास कुछ रिसोर्सेज है जो बटे हुए हैं उन लोगों के अंदर एक डिफरेंट डिफरेंट तरीकों से। दिस इकोनॉमिक बेस इन्फ्लुएंसेस हाउ एवरीथिंग एल्स लाइक लॉज, कल्चर, पॉलिटिक्स एंड रिलीजन विच आर सुपर स्ट्रक्चर। मार्क्सियन अप्रोच, दो वर्ड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मार्क्सियन अप्रोच के अंदर। पहला है इकोनॉमिक बेस और हमारा दूसरा वर्ड है सुपर स्ट्रक्चर। ये कहता है कि जो इकोनॉमिक बेस है वो सुपर स्ट्रक्चर को अफेक्ट करता है। इसको एक एनालॉजी के थ्रू हम पढ़ते हैं। सपोज एक घर है जिसका एक बेस बनाया गया है, एक नींव बनाई गई है, और उसके ऊपर दीवारें खड़ी होती है, हमारी छत रखी जाती है। तो मार्क्सियन अप्रोच क्या कहता है, वो जो इकोनॉमिक बेस है वो इकोनॉमिक इन नेचर है, यानी कि वहाँ रिसोर्सेज हैं, वहाँ लोगों के पास काम है, वो प्रोड्यूस कर रहे हैं चीजें, और उसके बेसिस पे जो लॉज और कल्चर और जो पॉलिटिक्स रिलीजन है सोसाइटी का वो फॉर्म हुआ है। यानी कि जिसके पास इकोनॉमिक बेस में सबसे ज्यादा पावर है वो अफेक्ट करता है लॉज को, कल्चर को, पॉलिटिक्स को। This approach is rooted in historical materialism, which sees history as a dynamic process driven by class struggle and changes in the mode of production। बेसिकली इसमें एक हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म वर्ड है, एक टर्म है जो कि यूज किया जाता है। हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म हमें क्या बताता है कि हिस्ट्री से एक क्लास स्ट्रगल चलता हुआ आ रहा है, और वो क्लास स्ट्रगल मोड ऑफ प्रोडक्शन की बेसिस पे चल रहा है, यानी कि उस क्लास स्ट्रगल के अंदर कुछ लोग हैं जिनके पास ज्यादा पावर है, कुछ लोग हैं जिनके पास कम पावर है, और उनके बीच में स्ट्रगल चल रहा है पावर के लिए कि किसके पास ज्यादा पावर आएगी, कौन डोमिनेंस दिखाएगा और कौन आगे बढ़ेगा। बेसिकली ये हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म है। इससे धीरे धीरे रिवोल्यूशन आता है, यानी कि जो क्लास ओप्रेस्ड है वो फाइट करती है डोमिनेंस क्लास पे कि हमें भी पावर चाहिए, हमें भी रिसोर्सेस चाहिए, और वो उस
जो पावर में है क्लास उसे ओवरथ्रो करने की कोशिश करती है। ऐसे हमारी हिस्ट्री से चीजें चलती हुई आ रही हैं। History is marked by conflict between classes with opposing interests. This conflict later led to revolutions. Basically ये क्लास स्ट्रगल चलता आ रहा है हमारी सोसाइटी में, और क्लास स्ट्रगल की वजह से रिवोल्यूशंस हो रहे हैं, और उसकी वजह से जो हमारा स्टेट ऑफ नेचर है, जो आइडियोलॉजीज है, वो डिफरेंट डिफरेंट आ रही है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे पहले फ्यूडलिज्म होता था। फ्यूडलिज्म में क्या होता था, कुछ लोग होते थे जो जिनके पास रिसोर्सेज थे और उनके अंडर में काम करते थे सर्व्स। बेसिकली वर्किंग क्लास थी उनके अंडर में, और वो उन पर ऑपरेशन करते थे। अब उन सर्व्स ने, जो स्लेव्स थे, उन्होंने अपोजिशन किया और फ्रीडम मांगी। बेसिकली तब उसके बाद चेंज आया और आया कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म में क्या था, एक वर्किंग क्लास थी, इंडस्ट्रीज थी, बेसिकली एक बोर्जगीज क्लास थी और एक प्रोलेटरिएट क्लास थी, एक वर्किंग क्लास थी, एक रिच क्लास थी। अब इनके बीच में क्लास स्ट्रगल आया। उसके बाद मार्क्सियन अप्रोच कहता है कि आया सोशलिज्म, और सोशलिज्म के बाद एंड में आता है कम्युनिज्म। मार्क्सियन अप्रोच को भी हम अच्छे से एक फर्दर किसी वीडियो में पढ़ेंगे, जिसमें हम मार्क्स के आइडियाज को डिटेल में पढ़ेंगे, और तब हम मार्क्सियन अप्रोच को और अच्छे से जान पाएंगे। अभी आपको इस वीडियो के अंदर हमने शुरू से, अगर हम देखते हैं कि हमने तरीके की अप्रोचेस होती है, ट्रेडिशनल अप्रोच, मॉडर्न अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच में चार टाइप की अप्रोचेस है: फिलोसफिकल अप्रोच, हिस्टोरिकल अप्रोच, लीगल अप्रोच और इंस्टीट्यूशनल अप्रोच। नेक्स्ट आती है मॉडर्न अप्रोचेस। इसमें तीन टाइप की मेन अप्रोचेस हैं, एक आती है बिहेवियरल, एक आती है पोस्ट बिहेवियरल एंड एक आती है मार्क्सियन अप्रोच। और दोनों अप्रोचेस के बीच में डिफरेंस आपको पता चल गया होगा कि ट्रेडिशनल अप्रोचेस थियोरी का, लॉजिक का, वैल्यूज का, इन पे फोकस रखती है बस, कि क्या होना चाहिए सोसाइटी के अंदर, कैसी हमारी पॉलिटिक्स होनी चाहिए, उस पे फोकस करती है। आइडियली क्या होना चाहिए, हमारी क्या ड्यूटी है, उस पे फोकस करती है। वही मॉडर्न अप्रोचेस फोकस करती हैं फैक्ट्स पे, लॉजिक पे, साइंटिफिक मेथड यूज करती है, डेटा पे फोकस करती है कि क्या डेटा है, क्या रियलिटी है हमारी, उस पे फोकस करती है। ओके, इस वीडियो में मेन ये था। अब जो इसके अंदर जो अप्रोचेस है, उनको हम फर्दर किसी और वीडियो में अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे उनके थिंकर्स के साथ, ताकि आपको एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग बनी रहे। इस वीडियो में बस इतना ही था। थैंक यू वेरी मच।